ये देश अकबर और बाबर को पढ़ने वाला देश थोड़े है। यह देश राम और कृष्ण को जानने वाला, पहचानने वाला देश है। राम और कृष्ण की गाथा को सुनने वाला देश। अकबर और बीरबल हमारी कोर्स से उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। जैसे मोदी जी ने फैजाबाद को उखाड़ के फेंक दिया और अयोध्या स्थापित कर दिया, जैसे स्वयं सेवकों ने बाबरी मस्जिद को उखाड़ के फेंक दिया और राम मंदिर वहां स्थापित हो गया, उसी प्रकार से मैं आपके ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूं। हमारा पुराना भारत अगर कोई लौटा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी लौटा रहे हैं। वह पुराना भारत, कृष्ण का भारत, राम का भारत, भाई ने भाई को हरा दिया। तो गठबंधन में जो दो दल जब एक साथ चलते हैं तो गठबंधन का सबसे बड़ा धर्म होता है कि एक भाई दूसरे भाई का सहयोग करे। लेकिन जब वही गठबंधन दल खुद ही मैदान में आ जाए, चोला बदल कर, पीठ में खंजर भोंके। बैकुंठपुर में फिलहाल आरजेडी के प्रेमशंकर यादव विधायक हैं, आप उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक वोटर के नाते मैं उनकी कार्यशैली से पूर्णतः असंतुष्ट हूँ, मैं उनको खारिज करता हूँ। लेकिन चूंकि मैं विपक्ष का नेता हूँ तो उनका विपक्ष मैं हूँ, तो मेरे खारिज करने से क्या होता है? बैकुंठपुर की जनता उनको खारिज करेगी और इस बार ठीक से खारिज करेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 5 साल जो व्यक्ति विधायक रहा हो, अगर प्रेमशंकर यादव एक बार भारत सरकार के किसी मंत्री के यहाँ बैकुंठपुर के लिए कुछ मांगने गए हो तो उसका फोटो शेयर करें। अगर प्रेमशंकर यादव बिहार सरकार के किसी मंत्री के पास बैकुंठपुर की किसी योजना को लेकर गए हो तो फोटो शेयर करें। प्रेमशंकर यादव केवल जाते हैं तेजस्वी यादव के पास और उनका चरण पकड़े रहते हैं। तेजस्वी यादव के पास है क्या कि तुमको दे देगा भाई? देखिए, मैंने विधायक रहते भी यहाँ हमने रेक पॉइंट का निर्माण कराया सिरवलिया में, अभी वो फाइनल स्टेज में है। 2000 लोगों को तो वहाँ रोजगार मिलेगा। हमने डुमरिया घाट पे नारायणी रिवर फ्रंट बनाया। मैं एक सामान्य घर में जन्म लिया और मैं सामान्य घर में जन्म लेके और अपनी मेहनत से हमने बीजेपी में स्थान बनाया। और हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जब हमको टिकट दिया, यहाँ ये कह के दिया कि जहाँ जाति की खेती होती है वहां आपको भेज रहे हैं। हमने कहा मैं जातिवाद की जंजीर को तोड़ूंगा, राष्ट्रवाद को मैं विजय दिलाऊंगा। और मैं 15 में आया और यहाँ की जनता ने मुझे सर माथों पर रखा, भरपूर प्यार दिया और वो प्यार कम नहीं हुआ। 2020 में मुझे 2500 वोट बढ़े मेरे, घटे नहीं। घटता तो मुझे लगता कि कम हुआ। और आज आप बैकुंठपुर में जिधर जाएंगे हर मुख पे मिथिलेश तिवारी का नाम। आपने एक साधारण परिवार से निकलकर बीजेपी का बड़ा चेहरा बनने तक का सफर तय किया है। इस यात्रा में सबसे कठिन मोड़ कौन सा रहा? कभी लगा कि राजनीति छोड़ दो? आप यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी का मैं नेता हूं और मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं। मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आपके दृष्टिकोण में जात से आना, मेरे दृष्टिकोण में जात से। जात तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था है, सनातन ने वर्ण की व्यवस्था की और वर्ण व्यवस्था का मतलब जिसको आपने धारण किया। जिस कार्यशैली में आप थे, आप गाय चराते थे, गाय की सेवा करते थे, तब यादव हो गए। और मैं वेद पाठ करता था, मैं ब्राह्मण हो गया। हम लोगों ने वर्ण किया अपने से। ये कोई जाति का मतलब कुछ नहीं होता। आज तो पूजा पाठ होता है तो उसमें भी नाम और गोत्र पूछा जाता है, जात तो पूछा ही नहीं जाता। जात का मतलब कुछ होता ही नहीं है। जिस दिन बिहार समझ जाएगा दुनिया का सिरमौर बनेगा। आज हम राजनीतिक गलियारे की उस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन खुद अपने एक संकल्प से बनाया है। आज हम बात कर रहे हैं बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक, बिहार प्रदेश भाजपा के पूर्व महामंत्री एवं बक्सर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री मिथिलेश तिवारी जी का, जिन्होंने एक किसान परिवार से निकलकर अपना जीवन राजनीतिक के उस आयाम तक पहुंचाया है जहां पहुंचना लगभग नेताओं का सपना होता है। लेकिन वो राजनीति को केवल विधानसभा की दीवार तक सीमित नहीं रखते हैं और साथ में जब वो विधायक थे तो उन्होंने क्या कार्य किए, क्या इम्पैक्ट रहा और आने वाले विधानसभा में क्या उनके विजन है, इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वो संघ के शाखाओं से जब निकले तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। और हम चल रहे हैं श्री मिथिलेश तिवारी जी से मिलने, क्योंकि 2025 विधानसभा बिल्कुल दरवाजे पर है। क्या विजन है और उनके अनुभव राजनीति में क्या रहे हैं। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही सर का परिचय दिया था, आप देखेंगे इस पॉडकास्ट के दौरान। आज हमारे साथ हैं पूर्व विधायक बैकुंठपुर से श्री मिथिलेश तिवारी जी। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपना जो जीवन है, जीवन पथ को अपने कर्मों से इन्होंने बनाया है। तो आज के हमारे गेस्ट श्री मिथिलेश तिवारी जी का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को। तो आप कैसे हैं, आप पहले ये बताएं। सब प्रभु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है जी। अयोध्या के राम जी की कृपा है, पुनौरा के सीता मैया की कृपा है जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि 2020 में आप प्रेमशंकर यादव जी से जब आपका सामना हुआ, आपके हिसाब से हार जनता का फैसला था या आरजेडी का कोई रणनीति रहा होगा? देखिए, जब बीजेपी और जेडीयू का दोनों का वोट आप जोड़ेंगे तो प्रेमशंकर यादव लगभग 50,000 वोट से हार रहे हैं जी।
लेकिन उसको मैं ये कहूँगा कि भाई ने भाई को हरा दिया। तो जी। गठबंधन में जो दो दल जब एक साथ चलते हैं जी। तो गठबंधन का सबसे बड़ा धर्म होता है कि एक भाई दूसरे भाई का सहयोग करे। लेकिन जब वही गठबंधन दल खुद ही मैदान में आ जाए चोला बदल कर जी। और पीठ में खंजर भोंके, तो मेरे लिए तो समस्या ये थी कि मैं गठबंधन के खिलाफ बोल नहीं सकता था, जी। क्योंकि मैं पार्टी का बहुत ही अनुशासित सिपाही हूँ और मेरे ऊपर लगातार हमले होते रहे। यदि मुझे बोलने की आज़ादी रहती तो मैं चुनाव नहीं हारता, क्योंकि इसी विधानसभा क्षेत्र से 2015 में मैं जब चुनाव लड़ा तो लगभग 15,000 वोटों से मैं जीता भी, और तब उस समय आरजेडी जेडीयू का गठबंधन भी था और मेरी हार हुई 11,000 वोट से। उसे कई कारण थे। कोविड में जितने बाहर से लोग थे सब आए थे यहाँ, 6 महीना रहे, उनकी एक अलग समस्या थी। सरकारी कर्मचारी नाराज थे, उनकी अलग समस्या थी। मेरा पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूबा हुआ था और ये मैन मेड बाढ़ था जी। और मैं कह सकता हूँ कि 70 घाट के कारण बाढ़ था। 70 घाट पे जो पुल बना जी। और उसका वाटरवे छोटा बनने के कारण 2 बार बैकुंठपुर तबाह हुआ। 17 में भी, 17 में तो देवापुर में ही बांध टूटा जी। और 20 में 3-3 बार बाढ़ आया बैकुंठपुर में। मतलब एक साथ वो बाढ़ का क्रम 3 बार लगातार 3-4 महीने तक पूरा क्षेत्र डूबा रहा है। लगभग 40,000 बाढ़ पीड़ित थे जिनको 6,000 रुपया मिलना था, और जब चुनाव घोषणा हो गया तो हम लोग दिला नहीं पाए और विपक्ष ने इसी को मुद्दा बनाया, तो हमारे वोट बट गए। जी। विपक्ष इंटैक्ट रहा और हम चुनाव लूट कर गए। जी। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आरजेडी हमेशा कहती है भाजपा गरीब और पिछड़ों की पार्टी नहीं है, साथ में विपक्ष कहता है कि भाजपा में सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति की सुनी जाती है, गरीब किसान की आवाज दब जाती है। इसमें आप कितना सच मानते हैं? ये 100% झूठ है, जी। बकवास है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गांव, गाय, गरीब, गाय, गंगा, गायत्री, गीता, जी। बस इसी के इर्द गिर्द उनका पूरा कार्यक्रम चलता है। और जब आदरणीय मोदी जी संसद में पहली बार गए तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों को मंदिर की सीढ़ी समझ के प्रणाम किया जी। और उन्होंने संसदीय जो दल है उसकी बैठक में उन्होंने पहली बार कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। और उन राजद के नेताओं को या महागठबंधन या महाठगबंधन के नेताओं को जी। मैं यही कहूँगा कि क्या गरीबों के घर में शौचालय बनाना गरीबों का कल्याण नहीं है? क्या गरीबों के झोपड़ी को प्रधानमंत्री आवास के रूप में उसको पक्का मकान देना, क्या ये गरीबों के लिए कल्याण का कार्य नहीं है? क्या जिस गरीब के घर में उसकी माता आँख से आंसू बहाती थी और लकड़ी या गोईठा से खाना बनाती थी और उसको उज्ज्वला योजना के तहत उसको गैस का कनेक्शन फ्री दिलाना, और आज उसके घर में जो गैस के चूल्हे से खाना बन रहा है, क्या गरीब कल्याण कार्य नहीं है? जी। मैं उन लोगों से ये भी पूछना चाहूँगा कि कल गरीबों को इलाज कराने के लिए 1 रुपया देने वाला कोई नहीं था। 5 लाख रुपये का आयुष्मान कार्ड देकर मोदी जी ने उन गरीबों के जीवन से सारी परेशानी को दूर किया, तो क्या ये गरीब कल्याण नहीं है? और कोविड के समय से ही आज तक हर गरीब को 5 किलो फ्री अनाज दे करके उनके घर में खाने की व्यवस्था मुकम्मल करना, क्या ये गरीब कल्याण नहीं है? गरीब माताओं को जिनके पेट में जब बच्चा पलने लगता है तो 6,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया उनको देकर और उनके पेट में पल रहे बच्चे की चिंता करना, क्या ये गरीब कल्याण नहीं है? ताकि उनका पोषण हो सके। पोषण हो सके। जी। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा, ये करोड़ों जीविका दीदियों के जीवन का कल्याण आदरणीय मोदी जी दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं और उनको जो बैंक से पैसे मिलते हैं उसमें 4% तक का ब्याज मोदी जी भरते हैं, क्या ये गरीब कल्याण नहीं है? और लघु उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं का हाँ, और जीविका दीदियाँ अब आत्मनिर्भर हो रही हैं, अब अपना काम कर रही हैं, छोटे छोटे काम कर रही हैं और उससे इस देश को आज आत्मनिर्भर बना रही हैं। जी। और स्वदेशी पर लोग ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं और विदेशी चीज़ों को गुड बाय कर रहे हैं। जी। हमारे घर की महिलाएं पहले पर्दे के अंदर रहती थी, आज भी हमारी महिला लज्जा की प्रतीक है, लेकिन आज हमारी महिला किसी पर आश्रित नहीं है, बल्कि
कल तक हाथ फैला के पैसा मांगने वाली थी और आज हाथ बढ़ा करके मदद करने वाली बनी जी है। साथ में ये साथ कदम बढ़ा रही हैं। साथ में साथ कदम बढ़ा रही है। क्या ये गरीब कल्याण नहीं है? जी मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जी ये बिहार के अगर सभी गरीबों को 125 यूनिट बिजली सरकार ने फ्री किया, क्या ये गरीब कल्याण कार्य नहीं है? क्या मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो महिलाएं रसोईया के रूप में कार्यरत हैं स्कूलों में, जी वो बेचारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाना पकाती हैं और अपने घर के बच्चों के लिए पकाती, उनमें अंतर नहीं है। उनको 1600 रुपये दे करके नीतीश कुमार जी की सरकार ने उनको रखा था, नीतीश जी और मोदी जी ने अभी उनके वेतन को दुगुना कर दिया। क्या ये गरीब कल्याण कार्य नहीं है? जी हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के जिनको कोई काम नहीं मिल रहा था, उन्हें नाइट गार्ड के रूप में स्कूलों में भर्ती करना और उनके वेतन को भी दुगुना करना, क्या ये गरीब कल्याण कार्य नहीं है? हमारे किसान, उनको किसान सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति करके और आज उनको भी एक सरकारी कर्मचारी के बराबर हर सुविधा देना, एक उनको आकर्षक सैलरी देना, क्या ये गरीब कल्याण कार्य नहीं है? और लाखों गरीबों की बेटियों की पढ़ाई के लिए जी सरकार, मतलब उच्च शिक्षा तक, नीचे से लेकर उच्च शिक्षा तक, अगर सरकार उस गरीब की बच्चे के साथ खड़ी है और उनको उस पढ़ाई का कोई अधिभार उनके ऊपर नहीं है, क्या ये गरीब कल्याण नहीं है? आज कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए सोचे तो उसके लिए 4 लाख रुपए तक का लोन विदाउट सिक्योरिटी सरकार उसको देती है। क्या ये गरीब कल्याण नहीं है? कहीं ना कहीं ये लिस्ट काफी लंबा है। ये लिस्ट तो है कि मैं 4 दिन बोलूंगा तब भी खत्म नहीं होगा। जी इसलिए मैं उनको कहूंगा जी कि वो अपना चश्मा बदलें, हकीकत को धरती पर देखें और अपना, मैं जानता हूँ कभी प्रशंसा नहीं कर सकते जी लेकिन विरोध तो ऐसा करो यार कि कम से कम जो लोग सुने उसमें सच्चाई दिखे। जी। इसके बाद भाजपा के पास बिहार एवं बैकुंठपुर में ब्राह्मण, यादव, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को जोड़ने का कोई नया प्लान है? देखिए, हम तो जाति मानते ही नहीं। मेरा तो नारा रहा है, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी। और हम जातिवाद इसलिए नहीं मानते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये हमारा भारत के आत्मा है जी। और हम तो जब भी चलते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् को मन में बिठा के चलते जी। सबका अच्छा, सबका कल्याण। तो फिर हमारे लिए तो जब बेटा बेटी की शादी के लिए लोग जाते हैं तब जात की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब एक चौकीदार भी घर में रखना हो उसके लिए भी जाते हैं तो लोग ईमानदार खोजते हैं जी और कर्तव्यनिष्ठ खोजते हैं, वहाँ जात तो खोजते नहीं। जब किसी का बच्चा बीमार होता है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने जात के डॉक्टर के पास नहीं जाते। जी। जब बच्चा को पढ़ाना होता है तो उसमें भी अच्छे टीचर के पास जाते हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, जात वाले के यहाँ नहीं जाते। ये तो बिहार को जात की भट्टी में लालू यादव ने झोंक दिया, तब से बिहार में जात 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 चल रहा है। अब मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने इसको निकालना शुरू किया है। कभी मैं हवाई जहाज से सफर कर रहा था, मेरे साथ एक बीबीसी के पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि बिहार गजब स्टेट है यार। तो तिवारी जी तो गजब स्टेट है, मैं दूसरे राज्य में जाता हूँ तो लोग कहते हैं प्लीज कास्ट योर वोट, और जब बिहार में आता हूँ तो लोग कहते हैं प्लीज वोट ऑन कास्ट। तो ये चीज बिहार को रसातल की ओर ले जा रहा था, डुबो रहा था। अब धीरे धीरे, आप यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी का मैं नेता हूं और मैं ब्राह्मण जाति से आता हूं, मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो ना आपके दृष्टिकोण में जात है ना मेरे दृष्टिकोण में जात है। जात तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था है। सनातन ने वर्ण की व्यवस्था की और वर्ण व्यवस्था का मतलब जिसको आपने धारण किया जी। जिस कार्यशैली में आप थे, आप गाय चराते थे, गाय की सेवा करते थे, तब यादव हो गए, और मैं वेद पाठ करता था, मैं ब्राह्मण हो गया। हम लोगों ने वर्ण किया अपने से। ये कोई जाति का मतलब कुछ नहीं होता। आज तो पूजा पाठ होता है तो उसमें भी नाम और गोत्र पूछा जाता है, जात तो पूछा ही नहीं जाता। जात का मतलब कुछ होता ही नहीं है। जिस दिन बिहार समझ जाएगा दुनिया का सिरमौर बनेगा। जी। क्या आपको लगता है कि बैकुंठपुर की राजनीति अब बाप की विरासत पर टिक गई है या मेहनत से भी जीता जा सकता है? अब तो बैकुंठपुर के लोगों ने 15 में कमाल कर दिया। मेरे पिताजी तो राजनीति में नहीं थे, मैं एक सामान्य घर में जन्म लिया और मैं सामान्य घर में जन्म लेके और अपनी मेहनत से हमने बीजेपी में स्थान बनाया जी। और हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जब हमको टिकट दिया यहाँ, ये कह के दिया कि जहाँ जाति की खेती होती है वहाँ आपको भेज रहे हैं। हमने कहा मैं जातिवाद के जंजीर को तोड़ूंगा, राष्ट्रवाद को मैं विजय दिलाऊंगा। और मैं 15 में आया और यहाँ की जनता ने मुझे सर माथों पर रखा, भरपूर प्यार दिया और वो प्यार कम नहीं हुआ। 2020 में मुझे 2500 वोट बढ़े मेरे, घटे नहीं। घटता तो मुझे लगता है कि कम हुआ। और आज आप बैकुंठपुर में जिधर जाएंगे हर
मुख पे मिथिलेश तिवारी का नाम, मोदी जी का नाम पहला, जी दूसरा नाम मिथिलेश तिवारी का ही मिलेगा। जी। आपने एक साधारण परिवार से निकलकर बीजेपी का बड़ा चेहरा बनने तक का सफर तय किया है। इस यात्रा में सबसे कठिन मोड़ कौन सा रहा? कभी लगा कि राजनीति छोड़ दूं? देखिए, जीवन में कभी कभी लगा है, जी और तब लगा जब अपने ही अपनों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जी और मेरा नुकसान हो तो मैं बर्दाश्त कर लेता, जी। लेकिन जब दल का नुकसान करते हैं हम्म। तब कष्ट होता है। और जब दल राष्ट्र हित सोच रही हो उस वक्त। और वह दल जो दीनदयाल जी के बलिदान से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से, जी अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी, मुरलीधर जोशी जी जैसे नेताओं के खून पसीने और उनके तप तपस्या बलिदान से खड़ी हुई पार्टी है। जी। और उस पार्टी का कोई नेता हम्म। जब यहाँ तकलीफ पहुंचाता है तब कभी कभी मन उदास होता है और लगता है कि राजनीति में नहीं आना चाहिए। तब मैंने अपने बच्चों को कहा, जीवन में राजनीति में मत जाना, ये बहुत गंदा फील्ड है, इसमें अच्छे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जाना हो तो गंदगी का हर कोर्स करके जाओ, जितना झूठ बोल सकते हो जाओ, जितना अनैतिक काम कर सकते हो जाओ, राजनीति में ऊंचा उठ जाओगे। हालांकि भाजपा में मुश्किल है, भारतीय जी। जनता पार्टी में इतने लेबोरेटरी हैं कि हर आपको टेस्ट में कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाइएगा। जी और हम लोगों का निर्माण तो संघ ने किया है, अपनी शाखाओं में किया है, तो हमारे जीवन में, इस जीवन में तो वो बीमारी नहीं आ सकती है जो अन्य लोगों में होती है। जी इसलिए कभी कभी मन दुखी होता है, जी लेकिन फिर अगर राजनीति में अच्छे लोग आएंगे नहीं जी तो ये देश का क्या होगा। इसलिए लोकतंत्र हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, जी मजबूत रहना चाहिए। इसके लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। फिलहाल हमने अपने बेटे को मना किया है कि राजनीति में नहीं जाना है। अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो, सामाजिक कार्य करो जी। और संघ के शाखा में जाओ, स्वयंसेवकों के साथ मिलकर के, और दुनिया में कल्याण का काम करो। जी। आप विधायक भी रह चुके हैं और लोकसभा उम्मीदवार भी। विधानसभा और लोकसभा की राजनीति में क्या आप मूलभूत फर्क देखते हैं? देखिए, लोकसभा देश के मुद्दे पर होता है, जी विधानसभा प्रदेश के मुद्दे पे होता है। मैं जब बक्सर चुनाव लड़ रहा था, यहाँ से बक्सर लगभग 200-250 किलोमीटर है, जी और जब मैं बक्सर चुनाव लड़ने गया तो मुझे वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और यह प्यार मैं जीवन में नहीं भूल सकता है। जी कुछ वहाँ घटनाएं हुई, मैं हार गया, अलग बात है, लेकिन मैं 30,000 वोट से लोकसभा हारा। जी 72,000 वोट तो मेरे अपने वहाँ निर्दलीय लड़ करके और हमसे उन लोगों ने छीन लिया। जी अब आज बक्सर के लोग कहते हैं कि अगर शायद वो निर्दलीय ना लड़े होते तो हम 50,000 से जीते होते। जी अगर पवन सिंह निर्दलीय बगल में न लड़े होते तो उपेंद्र कुशवाहा जी का और पवन सिंह जी के कारण वहाँ एक रिएक्शन वातावरण में ना हुआ होता तो मैं आज दिल्ली बैठा होता और पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हूँ। और बक्सर का भी कहीं ना कहीं विकास एक और अच्छे स्तर पर और बक्सर का विकास, जो लोगों के मन में जो कष्ट थे, जी हालांकि मैंने बहुत स्तर तक हारने के बाद उसको दूर किया, हम्म, तो वो अब तक दूर हो गया। जी कहीं ना कहीं बक्सर भी आपके दिल में है, वो रहेगा। देखिए, बक्सर प्रभु श्री राम की ज्ञान भूमि है, जी जहाँ महर्षि विश्वामित्र जी ने घोर तपस्या की, जी जिस स्थान पे बामन भगवान ने जन्म लिया, और माँ गंगा जिसको अपने समझिए आंचल में समेटे हुए, जी बक्सर का वो राम रेखा घाट कोई कैसे भूल सकता है। और निश्चित रूप से बक्सर बिहार की पहचान है, जी उसको किसी को नहीं भूलना चाहिए। जी और मैं तो वहाँ चुनाव ही लड़ा हूँ, मुझे इतने लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो मैं अपने जीवन में बैकुंठपुर से चुनाव लड़के और अगर विधानसभा में गया तो बैकुंठपुर का सर्वांगीण कल्याण तो करूंगा ही करूंगा, जी लेकिन बक्सर का भी कल्याण बैकुंठपुर से मैं करूंगा। जी। बैकुंठपुर में फिलहाल जेडी के प्रेम शंकर यादव विधायक हैं, आप उनकी कार्यशैली को कैसे देखते हैं? देखिए, उनके, मैं एक वोटर के नाते मैं उनकी कार्यशैली से पूर्णतः असंतुष्ट हूँ, मैं उनको खारिज करता हूँ। जी लेकिन चूंकि मैं विपक्ष का नेता हूँ, मतलब उनका विपक्ष मैं हूँ, तो मेरे खारिज करने से क्या होता है, बैकुंठपुर की जनता उनको खारिज करेगी और इस बार ठीक से खारिज करेगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 5 साल जो व्यक्ति विधायक रहा हो, जी अगर प्रेम शंकर यादव एक बार भारत सरकार के किसी मंत्री के यहाँ बैकुंठपुर के लिए कुछ मांगने गए हों जी तो उसका फोटो शेयर करें। अगर प्रेम शंकर यादव बिहार सरकार के किसी मंत्री के पास बैकुंठपुर की किसी योजना को लेके गए हों तो फोटो शेयर करें। प्रेम शंकर यादव केवल जाते हैं तेजस्वी यादव के पास और उनका चरण पकड़े रहते हैं। तेजस्वी यादव के पास है क्या कि तुमको दे देगा भाई? तेजस्वी यादव को ले आए थे अभी
रक्षाबंधन पर्व मनाए थे। जी अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं है। ये बड़ा ही पवित्र नाम है रक्षाबंधन, जो कल है। जी जी और हमारे वेद ग्रंथों में भी इसकी चर्चा है। ये पूर्णिमा को होता है, जी लेकिन इसको भी लोगों ने तमाशा बना दिया। अरे भाई, पूर्णिमा को करो ना बड़ा समारोह, जाओ महिलाओं के हाथ में। मेरे तो घर पे आती है महिलाएं, हमारे क्षेत्र की बहुत जो माताएं बहनें हैं आती हैं आशीर्वाद देने के लिए। और घर में कल भी यहाँ बहुत सारी महिलाएं आएंगी जी और आके हाथ में राखी बांधती हैं। मैं अपने घर में बैठा रहता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देके जाती हैं। ये त्योहार है, ये तमाशा नहीं है। जी और 8-8 घंटा आप महिलाओं को बैठाते हो, पानी नहीं देते हो पीने के लिए, बुलाते हो साड़ी देने के लिए और 5,000 रुपया देने के लिए, और अपने पूछ के नाम कि जो तुमको वोट दिया होगा उसी को देते हो। कितना खराब बात। ये मेरे कान में भी आया है। जी तेजस्वी जी उपहार भेजा। तेजस्वी जी किसी को कुछ देने वाले हैं? ये तो प्रेम शंकर यादव यहाँ चुनाव में बहुत कमाए हैं, 5 साल। अच्छा यहाँ के किसी ठेकेदार से जाके पूछिएगा तो पता चलेगा जो कितना उनका पीसी फिक्स है। और मैं भी 5 साल विधायक रहा हूँ, जाके मेरे लिए भी किसी ठेकेदार से पूछ लीजिए। जो ठेकेदार उनके साथ घूमता है ना, 2 को 3 को, उससे भी पूछिएगा, वो बताएगा कि बाबा पैसा नहीं लेते थे। और प्रेम शंकर यादव जी प्रेम शंकर यादव ठेकेदारों की गाड़ी पर घूमते हैं। अच्छा, उनकी जो गाड़ियां हैं वो ठेकेदारों के नाम से खरीदी हुई गाड़ियां हैं। तो प्रेम शंकर यादव से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। बड़े आदमी हैं, बड़े बाप के बेटे हैं। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ और मैं साधारण जनता के साथ रहता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे नहीं है जिसके दम पर मैं राजनीति करूँगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं बैकुंठपुर की भावना से जुड़ा हूं। और बैकुंठपुर की भावना है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। बीच में लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। आरजेडी को हराओ और बैकुंठपुर को एनडीए से सजाओ। जी, राजनीति में आने से पहले आप किस तरह की जिंदगी जी रहे थे? आम युवक की तरह नौकरी, परिवार की चिंता, या पहले से ही सेवा भाव? देखिए, मैं मैट्रिक तो यहीं से पास किया, राम मनोहर लोहिया हाई स्कूल से मैं मैट्रिक पास करके जब गया पटना, तो मेरे भी बड़े अरमान थे। मेरे पिताजी पटना में CPWD भारत सरकार के एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे। अच्छा। तो मुझे एक था आशा कि हमारे पिताजी पटना रहते हैं तो मैं भी पटना के कॉलेज में पढ़ूंगा। तो मैं वहाँ गया तो AN कॉलेज और BD इवनिंग कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जी। और उसके बाद जब मैं इंटर में पढ़ता था तो मैं मैट्रिक के बच्चों को ट्यूशन देता था, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरे पिताजी की सैलरी बहुत कम थी, हम 3 भाई थे, 2 बहनें थी, तो सबकी चिंता हमारे पिताजी किया करते थे। और हमारे पिताजी के भी 4 भाई और थे, तो परिवार बड़ा था, तो हमारे पिताजी बहुत कर नहीं पाते। संयुक्त परिवार था और कमाने वाले केवल हमारे पिताजी थे और उनसे एक बड़े भाई थे, वो भी MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में नौकरी करते थे। अच्छा। और काफी दिनों बाद हमारे एक छोटे चाचा हैं, वो बैंक में मैनेजर हुए। जी। लेकिन उस समय तक हमारे पिताजी और हमारे बड़े बाबूजी ही परिवार चलाते थे। और जब हम पटना गए तो मुझे लगा कि हम अगर कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे तो ना हम पढ़ पाएंगे ना हमारे भाई पढ़ पाएंगे। तो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे और मैट्रिक के बच्चों को ट्यूशन देते थे और लगभग 40-50 बच्चों को मैं पढ़ाता था। जी। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अभी 40-50 को पढ़ा ले रहा हूँ, यदि कोई घर किराया पर ले लूँ और हमारे जैसे 5 दोस्त और मिल जाए तो हम लोग तो कोचिंग चला सकते हैं। तो फिर हमने पटना में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला राजवंशी नगर में। अच्छा। और हमारे 5-6 दोस्त, एक जयप्रकाश राय हैं आपके बड़हरिया के, वो हमारे साथ थे। एक शैलेंद्र सिंह थे नालंदा के। 3 मित्रों ने मिलकर कोचिंग खोला। किसी ने बेंच खरीदा, किसी ने टेबल खरीदा, किसी ने ब्लैक बोर्ड खरीदा, किसी ने किराया दिया। और हम 3 मित्रों ने मिलकर के शास्त्री नगर मार्केट में कोचिंग खोला और लगभग 400 बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ने लगे। मुझे बड़ा शौक था हीरो होंडा मोटरसाइकिल पर चढ़ने का। अच्छा। उसी कोचिंग से कमा के पैसा मैंने अपने जीवन का पहला बाइक खरीदा। अच्छा। अब तो कल ही हमारा बेटा जो है वो हीरो बाइक का एजेंसी खोला है। ये समय कितना परिवर्तनशील है, सो देखिए। मैं कभी किसी को हीरो बाइक पर चलता हुआ देखता था तो मन में बड़ी ललक थी। तो मैं कोचिंग से कमा के हमने जीवन में अपने लिए पहला बाइक खरीदा और उसके बाद हमारा चलने लगा और लीडरशिप भी विकसित हुआ। जब मैं पढ़ता था और पढ़ाता था तो लीडरशिप डेवलप होने लगा। तो 88 में मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, और उसी समय से संघ की शाखाओं में जाने लगा। जी। और 90 में मैं बीजेपी में आ गया। हमारे अभी जो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हैं, उनके पिताजी पटना में बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने मुझे आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया और उनके साथ मैं राजनीति में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने लगा। तब मैं युवा मोर्चा के लिए काम करता था
पटना में एक हरिंदर सिंह जी थे, जी और उन्होंने मुझे इस प्रारंभिक दिनों में बहुत मदद की राजनीति में, जी बीजेपी को समझने के लिए। हम्म, और समझते समझते 94 में मैं पहली बार प्रदेश का मंत्री बना क्रीड़ा मंच का। तब आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी, जो आज स्वर्ग में विराजमान है, मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका पाथेय मेरे जीवन को बदल के रख दिया है। जी और आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी, आदरणीय ताराकांत झा जी जैसे बड़े अभिभावक का मुझे मार्गदर्शन मिलने लगा और मैं काम करने लगा। जी और लगातार क्रीड़ा मंच के उस समय के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन जी थे, जी जो आज धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो एक मेरे बड़े भाई के रूप में उन्होंने मुझे बहुत अवसर दिए और मैं काम करते करते आगे बढ़ा। फिर युवा मोर्चा में मैं दिल्ली का प्रभारी बना। अच्छा, दिल्ली से भी? हाँ, दिल्ली स्टेट का प्रभारी बना। अच्छा और आदरणीय आडवाणी जी के साथ सीधा काम करने का मौका मिला। जी और उस समय गुजरात से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित ठाकर जी थे, जो आज अहमदाबाद के किसी कंस्टिट्यूएंसी से आदरणीय अमित शाह जी की सीट से विधायक है, जी और उनके साथ मैंने काम किया। फिर 2002 में मैंने लालू प्रसाद यादव जी जब क्रिकेट के अध्यक्ष बन गए तो मैंने उनके खिलाफ विद्रोह किया और मैंने क्रिकेट संघ बनाया। जी कीर्ति आजाद जी को उसका मैंने अध्यक्ष बनाया, जी और सबा करीम, अमीकर दयाल, बिहार के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, सबको लेकर के मैंने बिहार के सभी जिलों में 32 जिलों में मैंने उस समय क्रिकेट संघ की स्थापना की और एक बड़ी लड़ाई लड़के बिहार क्रिकेट को भी आज़ाद किया। अच्छा और मनोज तिवारी उसी समय मेरे संपर्क में आए, जी भोजपुरी सिंगर जो आज दिल्ली के सांसद अध्यक्ष हैं, जी और उनसे भी मुझे वो बड़ा भाई मानते हैं। हम्म, और मैंने उनको क्रिकेट में पहले लाया और अब मैंने पार्टी में लाया। जी अब आज मनोज तिवारी जी दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे, 3 बार से सांसद हैं, हमेशा बैकुंठपुर आते रहते हैं और मुझे बहुत ही सम्मान देते हैं। जी और ये कारवां चलता रहा। फिर कई हमारे पार्टी के अध्यक्ष आए, उनके साथ मैं कभी उपाध्यक्ष, कभी मंत्री, कभी महामंत्री, सबके साथ रहा। फिर इसी बीच में नीतीश जी गठबंधन हम लोगों का छोड़ के चले गए। जब भारतीय जनता पार्टी अकेली हो गई तो मैं बैकुंठपुर में आया, अपने ज़मीन को सींचा। अपने हमारे कार्यकर्ता कुछ यहाँ भी बैठे हैं, राकेश जी जैसे कार्यकर्ता, जी इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैंने यहाँ बीजेपी को खड़ा किया जी और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जी मुझे जिता के विधायक बनाया। जी आखिर 15 कुछ चंद सवाल है मेरे। आप फिर मैं जब विधानसभा में गया अच्छा तो विधानसभा में पहली बार जीत के जाना और अपनी पहचान बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जी तब उस समय के हमारे विधायक दल के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष थे, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, जी जो गया से आते हैं, जी जी उन्होंने मुझे बजट सत्र में मतलब समझ लीजिए कि जो कटौती प्रस्ताव आता है जी उसमें 2 ही लोगों का भाषण हुआ, उसमें प्रेम कुमार जी और मेरा। जी ये मेरे लिए कितना सम्मान की बात थी। जी और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं विधानसभा निर्वाचित हुआ, 1 दिसंबर का वो डेट था, मुझे आज भी याद है, 2015 में। और मैं जब विधानसभा में ओथ लेने के लिए पहुंचा तो मैंने विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को लिखा, स्वर्गीय सदानंद सिंह जी समय प्रोटेम स्पीकर थे, जी और मैंने उनको पत्र लिखा और कहा कि मुझे संस्कृत में ओथ लेना है, जी क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और संस्कृत देव भाषा है। तो जब देवताओं की भाषा में मैं संकल्प लूंगा, संकल्प, तो सारे देवी देवता का आशीर्वाद मेरे क्षेत्रवासियों को मिलेगा। जी और जब मैंने मांगा तो विधानसभा के पास संस्कृत का कोई अनुवादक नहीं था और उनके पास संस्कृत में ओथ लेने वाला कागज नहीं था। तब मैंने अनुवाद करके उनको दिया। मैंने कहा इसको चेक करा लीजिए, अच्छा अगर ये सही है तो मुझे अनुमति दीजिए। जी ईश्वर की कृपा रही कि मैंने जो अनुवाद लिख के उनको दिए, हिंदी को संस्कृत में बना के दिया, वो अप्रूव हो गया विधानसभा से। और फिर मैंने 1 दिसंबर को संस्कृत में जब मैंने पहला ही वाक्य बोला, अहम मिथिलेश तिवारी ही विधानसभाया निर्वाचित, मैंने जब इतना ही बोला तो पूरा विधानसभा पक्ष और विपक्ष मेज थपथपाने लगा। उसके बाद जब मैं विधानसभा में बोलने लगा तो सत्ता पक्ष में 17 के बाद, हम 17 अगस्त 2017 के बाद सत्ता पक्ष में भी हम लोग 2.5 साल रहे, जी जी 2.5 क्या 3 साल रहे, और लगभग 2.5 साल हम लोग विपक्ष में रहे। जी आप विधानसभा के मेरे भाषण उठा के देख सकते हैं। बीजेपी की ओर से जितना मैंने विधानसभा में पक्ष रखा, आज तक बैकुंठपुर की उतनी आवाज कभी विधानसभा में गूंजी नहीं होगी। जी और मैंने तो नोट करके रखा हुआ है, 500 से अधिक मुद्दे सवाल आपने उठाए मैंने 5 साल में विधानसभा में रखे। जी और रिकॉर्ड तोड़ निवेदन समिति, मैं निवेदन समिति में 5 साल रहा, जी रिकॉर्ड तोड़ निवेदन समिति से मामलों को मैंने सॉर्ट आउट करवाया। जी तो मैं कह सकता हूं, अपने से तो अपना असेसमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन विधानसभा में अपनी बात रखने की बात हो,
जनता के बीच जाके और काम करने की बात हो, मुझे वर्ल्ड लेवल पे एक पुरस्कार मिला, जो सर्वश्रेष्ठ 50 विधायक, दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ विधायक, उसमें मुझे गुड बिहेवियर के लिए पुरस्कार मिले। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात जी जी। आखिर से चंद सवाल है, क्योंकि आपको भी निकलना है। आप इस क्षेत्र में युवाओं के लिए किस तरह के अवसर बनाना चाहेंगे अगर आते हैं तो? देखिए, राजनीति में मैं जब से हूँ, मैंने युवाओं को हमेशा नौकरी मांगते देखा है जी। उनकी भी समस्या है, गरीबी से निकल के आते हैं, वो अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नौकरी रोजगार उतना मिल नहीं पाता है। जिस बिहार से लालू जी के राज में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ हो और उस बिहार में के युवा रोजगार मांगते हैं, तो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आज वैकुंठपुर के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाना चाहता हूं। और उसके लिए देश की प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसे अवसर दे दिए हैं। बैंकों का लोन इतना आसान हो गया है, और वोकल फॉर लोकल एक इतना बड़ा शब्द है, और इसका जो व्याख्या है बहुत बड़े लेवल पर किया जा सकता है। तो अगर हमारे यहाँ के सभी युवा इस बात को समझ जाएंगे, और युवाओं को भी अवसर देने की जरूरत है, आखिर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए ना, कौन युवा क्या करना चाहता है। अगर उसको काउंसलिंग नहीं करेंगे तो उसको रास्ता कैसे पता चलेगा। और साथ में जो तो मैं पहला काम करूंगा कि जब मैं इस विधानसभा चुनाव को जीत के निकलूंगा, तो मैं पहला काम करूंगा, मैं एक काउंसलिंग सेंटर अपने विधानसभा में स्थापित करूंगा, और विभिन्न प्रकार के काउंसलर को बाहर से बुला कर यहाँ के युवाओं को ट्रेन करूंगा कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ का युवा सूरत में जाकर के हीरा तराशने का काम कर सकता है, यहाँ का युवा जाकर के दुनिया के देशों में अपने अथी का लोहा मनवा सकता है, हुनर का। तो बैकुंठपुर का युवा, बिहार का युवा, बिहार और बैकुंठपुर को क्यों नहीं बदल सकता। मैं इस काम को करूंगा, बड़े लेवल पे करूंगा। और एग्रो आधारित इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग कैसे लगे हमारे क्षेत्र में, इसके लिए मेरा पूरा प्लान बना हुआ है। 3-4 महीने के बाद वो पूरा प्लान मैं सार्वजनिक करूंगा। उसके लिए मेरा काम बहुत ही तेजी से और बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं, जब आप विधायक थे उस टाइम भी ये आपका सपना था जो अधूरा रह गया था, जो अभी पूरा करना चाहेंगे, या कुछ और उस टाइम? देखिए, मैंने विधायक रहते भी यहाँ हमने रेक पॉइंट का निर्माण कराया सिरवलिया में, अभी वो फाइनल स्टेज में है। 2000 लोगों को तो वहाँ रोजगार मिलेगा। हमने डुमरिया घाट पे नारायणी रिवर फ्रंट बनाया। आप अयोध्या सज गया, अभी पुनौरा धाम आज ही आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, और आज ही वहाँ पे सीता माता के प्रकाट्य स्थल जो पुनौरा धाम है, जहाँ मंदिर बनने जा रहा है। आप समझ सकते हैं, दुनिया के सारे टूरिस्ट जब वो आएंगे अयोध्या और राजा दशरथ के उस नगरी में उतरेंगे, प्रभु राम लला का दर्शन करेंगे, तो वहां से भाग के सीधे वो सीतामढ़ी पुनौरा धाम जाएंगे। क्योंकि प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद माता सीता के बिना दर्शन आपकी यात्रा अधूरी है। जब वो जाएंगे तो उन्हें एक रात्रि रोकने का प्रयास मैं डुमरिया घाट पे करने वाला, और उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। जहाँ मैंने राम घाट, सीता घाट बनाया, अगर मैं पिछला 5 साल विधायक रहता इस पिछला 5 साल में, तब तक वो काम मैं कर चुका होता। कैसे वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो कैसे वहाँ हो, हमारे जो वेद शास्त्र, ये देश अकबर और बाबर को पढ़ने वाला देश थोड़े है, यह देश राम और कृष्ण को जानने वाला, पहचानने वाला देश, राम और कृष्ण की गाथा को सुनने वाला देश। अकबर और बिरबल हमारी कोर्स से उसको फाड़ के फेंक देना चाहिए। जैसे मोदी जी ने फैजाबाद को उखाड़ के फेंक दिया और अयोध्या स्थापित कर दिया, जैसे स्वयं सेवकों ने बाबरी मस्जिद को उखाड़ के फेंक दिया और राम मंदिर वहां स्थापित हो गया, उसी प्रकार से मैं आपके ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूं। हमारा पुराना भारत अगर कोई लौटा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी लौटा रहे हैं। वह पुराना भारत, कृष्ण का भारत, राम का भारत, जिस भारत में भिखारी ठाकुर के गाने छपरा से चलते थे तो मॉरिशस तक गाए जाते थे, वो भारत जहाँ पे एक सबरी माता प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करती थी, वो भारत जहाँ निषाद राज गुह्य प्रभु श्री राम के गले लगने के लिए तड़पते रहते थे, वह भारत जहाँ 14 साल एक भाई भरत जैसा राजा राम से भी अच्छा राज चलाता है, लेकिन कभी गद्दी पर नहीं बैठता है और खड़ाऊ को राम समझ के राज चलाता है, वह भारत हमको चाहिए। हमको वो भारत नहीं चाहिए कि भाई भाई का हत्या करके और राज सिंहासन पर बैठता था औरंगजेब के राज में। हमको वो भारत नहीं चाहिए, हमको राम और कृष्ण वाला भारत चाहिए, और उस काम को करने के लिए एक ही पार्टी है और वो है भारतीय जनता पार्टी।
एक आरएसएस से जुड़ा सवाल है, क्योंकि मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ, तो ये मेरे मन में सवाल था, मैंने सोचा था आपसे ही पूछूंगा। आरएसएस को लेकर समाज में जो मिथक बना हुआ है कि यह मुस्लिम विरोधी संस्था है, इस पर आप क्या कहेंगे? और साथ में मैं खुद ही बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, तो आरएसएस के विचारों को देखा हूँ, जानता हूँ और समझता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इसको भी जातियों में जोड़ देते हैं? और मैंने यह महसूस भी किया है कि यादव होने के नाते मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि तुम कैसे संघी हो सकते हो। पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को अगर ठीक से समझना जी तो कुछ दिन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में जाना चाहिए। जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार आरएसएस को समझना चाहिए, देखना चाहिए। आप जानते हैं कि मुस्लिम जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक प्रकल्प है जिसको बड़े लेवल पे पूरे देश भर में चलाया जाता है। जी आप सोचिए, यदि हमारी पार्टी या मैं जिस संघ का स्वयंसेवक हूं अगर मुस्लिम विरोधी होता तो अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने होते, और तब बने होते जब संघी देश का राजा था अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो मैं एक लाइन में इसको खारिज करता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति धर्म से ऊपर एक राष्ट्रवादी संगठन है जो भारत को परम वैभव पर देखना चाहता है जी और भारत माता की जय का उद्घोष करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जात का कोई स्थान नहीं, धर्म का कोई स्थान नहीं, धर्म का मतलब धर्म के नाम पे विभेद करने का कोई स्थान नहीं। सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को वर्ण करें, अपने धर्म का ठीक से पालन करें, एक दूसरे लोग दूसरे धर्मों का सम्मान करें, यही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है। और हमारे आदरणीय इंद्रेश जी जो मुस्लिम जागरण मंच वो आज पूरे देश में उसका काम देखते हैं। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि आप बहकावे में ना आए और आप राष्ट्रीय मुस्लिम जागरण मंच से जाकर के जुड़ें और संघ को समझें। संघ जब कोई रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए और वहां यात्री तड़प रहे हों तो सबसे पहले पहुंचने वाला संगठन का नाम आरएसएस है। जब गर्दनी बाग में हवाई जहाज क्रैश हुआ था तो सबसे पहले आरएसएस पहुंचा। अभी अहमदाबाद में घटना हुई, सबसे पहले आरएसएस पहुंचा। और दूसरे लोग, यात्री तड़प रहा है, उसके गले में चेन है तो गर्दन काट के और चेन लेके चले जाते हैं। और आरएसएस के लोग यात्री कितना भी दुखी हो, किसी भी अवस्था में हो, उसके सामान को संभाल के रखते हैं, जैसे उसको होश आता है उसको समर्पित करते हैं और उसको घर तक पहुंचाते हैं। आरएसएस जैसा सेवा का संगठन कोई दूसरा नहीं। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 2025 में जनता सेवा का बड़ा मौका देती है, तो 100 दिन का एजेंडा क्या होगा आपका? देखिए 365 दिन का एजेंडा पहले से तय है और उस एजेंडा में युवा कल्याण, किसान कल्याण, महिला सम्मान और क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर विकास, इसके लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम बना के, और इस बार यदि पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं अपने कार्यक्रम के साथ, दल के कार्यक्रम के साथ ज्वाइंट अभियान को लेकर के और तब मैं जनता के बीच जाने वाला हूं। क्योंकि मोदी जी दिल्ली में बैठकर और नीतीश जी पटना में बैठ करके देश का विकास प्रदेश का कर सकते हैं, बैकुंठपुर का विकास बैकुंठपुर का एमएलए ही कर सकता है। और उसके लिए मैंने अपने पार्टी से आग्रह किया है कि बैकुंठपुर की जनता की चाहत है कि मैं यहाँ लड़ूं। पार्टी के सामने मेरा मामला विचाराधीन है। पार्टी का आदेश होगा कि लड़ना है तो लड़ूंगा, पार्टी का आदेश होगा लड़ाना है तो लड़ाऊंगा। और मैं बिंदास रहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता नहीं। मैं दल के सोच के या दल के सीमा के बाहर 1 इंच भी जाता नहीं और अपना काम ईमानदारी से करता हूं। इस बार बैकुंठपुर की जनता चीख चीख के बोल रही है एनडीए ही चाहिए, मिथिलेश ही चाहिए। चलते चलते आप बिहार की जनता और बैकुंठपुर की जनता को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देंगे? मैं अपने बैकुंठपुर के सभी विधानसभा के क्षेत्र के महिला हो या पुरुष हो, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आपको रक्षाबंधन और 15 अगस्त की शुभकामना भी देता हूं। और ये जरूर आपसे कहना चाहूँगा, मोदी जी और नीतीश जी देश और प्रदेश के लिए आवश्यक हैं और उसी प्रकार बैकुंठपुर के लिए एनडीए आवश्यक है। इसलिए चुनाव आएंगे, बहुत सारे लोग आपको उल्टा सीधा समझाने आएंगे, उनके झांसे में न पड़े। और यदि एनडीए ने मुझे चुनाव लड़ाया तो मैं तो स्वयं आपके सामने रहूंगा, और यदि एनडीए ने किसी और को भी लड़ाया तो चुनाव चिन्ह देख करके और उनको मदद करिएगा, बाएं दाएं मत जाइएगा। बड़ा मुश्किल से हमने बिहार के लालटेन को उखाड़ करके और बंगाल की खाड़ी में भेजा है।
आगे इसको फिर बिहार में नहीं आने देना है, क्योंकि मोदी जी तो आपके घर में एलईडी जलाना चाहते हैं, बिजली मुफ्त। जी और अब अगले 2-4 सालों में आपके घर छत पर सोलर एनर्जी आपकी स्थापित होने वाली है, और वो मोदी जी करने वाले हैं, नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। तो ये लालटेन वालों के चक्कर में मत पड़िए, उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता हो, तेजस्वी यादव के भाभी का आपने लोगों ने स्थिति देखी होगी, उनके भाई की भी स्थिति आपने देखी होगी। इसलिए जो परिवार नहीं संभाल सकता वो बिहार क्या संभालेगा। इसीलिए मोदी जी और नीतीश जी को अपनाएं, बिहार और बैकुंठपुर को आगे बढ़ाएं। इसी कामना मनोकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करके कैसा लगा? कुछ शब्द बोले ताकि मैं भी प्रेरित हूँ और आगे बढ़ूँ। आपके जैसा युवा और आपकी सकारात्मक सोच, जी आप चंपारण से बैकुंठपुर आए, जी तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप मेरे में भी कुछ अच्छा देखे होंगे, जी तब आप आए होंगे, और आज से आप हमारे दोस्त हो गए। जी और जब भी जीवन के किसी क्षेत्र में आपको हमसे किसी प्रकार की जरूरत पड़े, जी तो आप समझिएगा कि आप अपने एक बड़े भाई को पुकार रहे हैं और आप अपने घर में आ रहे हैं। जी इसलिए आज से आप हमारे साथी बन गए, और आपके अंदर अभूतपूर्व ऊर्जा है। पत्रकार के नाते आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, ये मैंने आज आपको बातचीत करते, और आपने जो पूर्व तैयारी करके क्वेश्चन रखे थे, जी तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप रिसर्च करके ही यहाँ आए थे। जी तो किसी भी नेता का इंटरव्यू लेना हो तो रिसर्च करके अपने प्रश्न बना के जाने चाहिए। जी ये मैंने आज आप में देखा है। बहुत बहुत आपको शुभकामना, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और आपका चैनल यह समाज के दर्पण के रूप में सच्ची खबरें और अच्छी खबरें दिखाएगा। जी आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए विधानसभा में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।